हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में हम बात कर रहे हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स की। तो आप बेटे मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नाम है कि एक समान वित्तीय गति, अवकेंद्र एवं अपकेंद्र बल, उपग्रह की कक्षीय चाल तथा पलायन वेग। तो बेटा पूरा चैप्टर 7 पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेके लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक अवश्य करिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। तो बेटा बिना किसी हम देरी के करते हैं अब चैप्टर की शुरुआत। समझिए। चलिए बेटे, देखो पहला इसमें क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अपकेंद्र बल क्या है। अपकेंद्र बल क्या है भाई? एक काल्पनिक बल है। क्या है इसका आंसर? एक काल्पनिक बल है। पूछा जाएगा आपसे अपकेंद्र बल है तो अपकेंद्र बल क्या है? एक काल्पनिक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल F का ऊर्ध्वाधर अवयव होता है, यानी जो बल है F का ऊर्ध्वाधर अवयव होता है तो क्या होता है इसका आंसर हो जाएगा F sin थीटा। क्या हो जाएगा? F sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय गति में एक सेकंड में कोई कण जितना कोण घूमता है उसे क्या कहते हैं? मान लो ये वित्तीय पथ पर कोई भी कण गति कर रहा है, ठीक है। अब यहां से देखिए इस प्रकार से ये क्या है? त्रिज्या है, यहाँ पे कोई कण है, ठीक। तो वो कह रहा है कि वित्तीय गति में, यानी इस प्रकार से क्या हो रही है? वित्तीय गति हो रही है, कण इधर से इधर को घूमेगा। तो एक सेकंड में अगर मैं मान लू एक सेकंड में कितना 25 डिग्री घूमता है, 25 डिग्री घूमता है, ठीक है, एक सेकंड में। और एक सेकंड में ये भी यहां से 25 डिग्री घूमता है। तो आपसे यह कहा जा रहा है कि वृत्तीय गति में एक सेकंड में कोई कण जितना कोण घूमता है, ये देखिए इतना घूमा और यहां से ये इतना घूमा, जितना ये कोण घूमता है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोणीय वेग। ये कह रहा है क्वेश्चन कि वित्तीय गति में एक सेकंड में कोई कण जितना कोण घूमता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कोणीय वेग। तो ये जो कोण है इसी को हम बेटा क्या कहेंगे? कोणीय वेग। अगला जो क्वेश्चन है वो है अभिकेंद्र त्वरण क्या है। तो अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है समझो। वित्तीय गति में वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभिकेंद्र त्वरण क्या है? तो भाई वित्तीय गति में वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला जो त्वरण है वो अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो भाई कितना कार्य करना पड़ेगा ये कह रहा है। तो भाई कार्य बराबर होता है, देखो, बल गुणे विस्थापन। ये देखो कार्य बराबर क्या है? बल गुणे विस्थापन। अब वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते समय विस्थापन शून्य होता है तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर भी क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बेटे, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है पलायन वेग। पलायन वेग को हम समझने के बाद हम समझेंगे पलायन वेग के लिए व्यंजक। तो देखो पलायन वेग को आप समझो, पलायन वेग है क्या समझिए। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं लौटे। क्या कहलाएगा? पलायन वेग कहलाएगा। पलायन का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। क्या हो जाना? गायब हो जाना। यानी पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पृथ्वी पर कभी भी वापस लौटकर ना आए। क्या कहलाएगा? पलायन वेग कहलाता है। समझो। चलिए, ये देखिए पृथ्वी है, ठीक, क्या है? पृथ्वी है और ये बीच में क्या है? सपोज दैट ये है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र है, ठीक। और देखिए कहा जा रहा है भाई पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से, इस वाली पृथ्वी की सतह से कहां पे फेंकना है? ऊपर की ओर आप फेंकिए और ऊपर फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए। ये देखिए पृथ्वी का ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, इस गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर गई? पार कर गई।
गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, और जब पार कर जाए तो ये वापस पृथ्वी पर वापस ना आए, पृथ्वी पर किसी कीमत पर वापस ना लौटे, ना लौटे यानी गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए तो पार करके ये क्या हो जाए, चली जाए, यानी गायब हो जाए, पलायन कर जाए और वापस ये पृथ्वी पर ना लौटे। इसी को हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। और बेटे पलायन वेग कहते हैं, इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। आगे क्या लिखोगे, इसे हम बीई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या हो गई, समझ रहे हो मेरी बात के लिए, समझो। नोट्स आपको ग्रुप में शाम तक मिल जाएगा, तो सिर्फ आप समझने की कोशिश करिए फिजिक्स के लिए। पलायन वेग आपको आपने समझा कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पृथ्वी पर कभी भी वापस न लौटे, क्या कहलाएगा, पलायन वेग। इसे हम बीई से प्रदर्शित करते हैं। समझो एक बात, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से, जिससे किसी पिंड को इस पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके, कहां पे, ऊपर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के इस गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या है, पार कर जाए। भाई पार कर गया और पृथ्वी पर पुनः वापस, दोबारा वापस ना हो या वापस ना लौटे, इसी को हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। इसे हम इस बीई से प्रदर्शित करते हैं। 22 नंबर वाली बी है और स्मॉल ए है। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे आगे पलायन वेग का व्यंजक। चलिए बेटे, हमारी जो हेडिंग है हमारी पलायन वेग के लिए व्यंजक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इसके ऊपर। ये है पलायन वेग का व्यंजक। तो पलायन वेग के व्यंजक में सबसे पहले हमें तीन सूत्रों की आवश्यकता होगी। वो सूत्र कौन कौन से, समझो। देखो आप पढ़ चुके हो, गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है G बराबर GM/r², ठीक है। दूसरा है अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल बराबर होता है 1/2 mve²। थर्ड जो सूत्र है हमारा वो है गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा, तो गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा बराबर होता है -GMm/r। क्लियर। तो पलायन वेग के लिए व्यंजक। तो पहले थोड़ी सी कुछ बात को समझ लीजिए। जैसे अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें देखिए केंद्र बिंदु क्या है, O है, और ये होगी केंद्र बिंदु से R त्रिज्या। क्लियर। यहां पे कोई पिंड है M, ठीक, और पृथ्वी की ऊपरी सतह ये है आपका स्मॉल m। क्या है, स्मॉल m। अब मान लो इस पृथ्वी तल से कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, तो यानी पृथ्वी सतह जब ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो वो कहां चली जाएगी, सपोज दैट अनंत, कोई पता नहीं है, अनंत तक, ठीक है। तो देखिए जब अनंत तक पहुंच जाएगी तो अब यहां पे थोड़ी सी बात थ्योरी लिखिए, समझिए। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, माना पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, माना पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो क्या है आपका, ये कैपिटल M। ये क्या है, पृथ्वी का आपका द्रव्यमान है, कैपिटल M। क्लियर। तथा त्रिज्या R है, आप लिखोगे तथा त्रिज्या R है, बिल्कुल सही बात है, त्रिज्या क्या है, R है। तब इसकी सतह पर स्थित द्रव्यमान, तब इसकी सतह पर स्थित m द्रव्यमान, स्मॉल m, ठीक है। आप बताओगे, आप स्मॉल m द्रव्यमान के किसी पिंड की, द्रव्यमान के किसी पिंड की, द्रव्यमान के किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा, कौन सी, गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, अब आप समझो। देखो पलायन वेग के लिए व्यंजक है, आपने बताया कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान M, कैपिटल M, तथा त्रिज्या कैपिटल R है, इस
तब इसकी सतह पर स्थित जो m द्रव्यमान के लिए, ये m है, m द्रव्यमान के लिए किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, यानी वो क्या हो जाएगी, देखिए प्रारंभ में वो हो जाएगी आपकी बेटा बराबर माइनस जी, क्या हो जाएगी माइनस जी और एम एम आर, ये क्लियर। गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा, यानी मैंने आपको बताया था तीन चीजों की आवश्यकता होगी, गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा, अभिकेंद्र बल और गुरुत्वीय त्वरण, ये तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूं भाई स्थित ऊर्जा को समझो आप, देखिए एक लाइन आपको फिर से लिखना पड़ेगी, क्या लिखना पड़ेगी, आप लिखोगे जब पिंड को पृथ्वी सतह से, जब पिंड को पृथ्वी सतह से फेंकते हैं, पृथ्वी सतह से फेंकते हैं तो पिंड के स्थित ऊर्जा में वृद्धि, तो पिंड के स्थित ऊर्जा में वृद्धि। कहने का मतलब ये था कि जो प्रारंभ में गुरुत्वीय जो प्रारंभ में जो स्थित ऊर्जा है वो आपकी माइनस जी एम एम अपॉन आर, जब देखिए जब पिंड को आप पृथ्वी सतह से, इस पृथ्वी सतह से आप फेंकते हो तो पिंड की स्थित ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, देखिए जब अनंत की बात कर रहा है, अनंत गुरुत्वीय स्थित जो गतिज ऊर्जा है वो उसमें अनंत वृद्धि होगी, यानी कोई पता नहीं है कहां पे जाके ये पहुंचे, कहां पे पहुंचे, तो इसकी जो गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा है ना, इसकी जो गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा है वो बेटा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो हम सीधे सीधे इसे क्या लिखेंगे भाई, स्थित ऊर्जा, स्थित ऊर्जा को यानी डेल्टा यू से हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक, बराबर कितना, जब शून्य हो जाएगी तो शून्य और माइनस, ठीक है, ये काय की है, ये आपकी है प्रारंभ में इतनी थी, ठीक, और लास्ट में कितनी है, जीरो, तो हो जाएगी आपकी जीरो माइनस, लेस कर दोगे इसमें से तो माइनस जी एम अपॉन आर। एक मिनट रुकिए, ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल एम है ना, ये वाला कैपिटल एम है, एक मिनट मिस्टेक हो रही है, कैपिटल एम और ये स्मॉल एम, ये हो जाएगी ना कंडीशन। फिर आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में क्या बचेगा आपका जी एम एम आर, जी एम एम अपॉन आर। इतना ही स्लो पूरा डेरिवेशन कराऊंगा, बहुत ही सिंपल, बिल्कुल स्लो तरीके से। ठीक है, तो बेटा यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब मुझे बोर्ड थोड़ा करना पड़ेगा रफ। ठीक है, तो बेटे अब चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अब आगे समझिए, तो आगे क्या हो जाएगा अच्छे से समझिए। अब आप लिखोगे बेटा, यदि पिंड का पलायन वेग बी हो तो उसकी गतिज ऊर्जा बराबर, तो उसकी गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1/2 और एम बी स्क्वायर। ये देखिए 1/2 एम बी ई स्क्वायर। क्लियर। आगे क्या लिखोगे आप, आगे लिखोगे बेटे स्थित ऊर्जा में वृद्धि, स्थित ऊर्जा में वृद्धि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। गतिज ऊर्जा के क्या होगी, बराबर होगी। तो बेटा क्या हो जाएगा, आप एक तरफ क्या रखोगे, जब बराबर होगी तो इधर रख लो 1/2 और एम बी स्क्वायर बराबर किसके,
बराबर किसके, ये है देखो डेल्टा यू जी एम एम आर। तो क्या लिखोगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। अब यहां से देखोगे क्या चीज आपकी दोनों तरफ कट रही है, जो चीज कट रही है वो काट दो। देखो एम यहां से खत्म हो गया, इधर से भी कट गया, ठीक है। तो इधर आपका बचा 1/2 बी ई स्क्वायर बराबर इधर बच्चा आपका जी एम अपॉन आर, यही बचा ना। फिर आपका क्या हो जाएगा समझो, अब आपका ये हो जाएगा बी ई स्क्वायर बराबर 2 जी एम अपॉन आर। अब मैं कहूं, अब इसे रब कर रहा हूं, इसे हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां समझो, अब मैं इसके ऊपर से ये स्क्वायर हटा दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा बी ई बराबर 2 जी एम अपॉन आर, और ये किस में चला जाएगा, रूल में चला जाएगा। इसे मैं कहूंगा आपसे कि भाई समीकरण नंबर 1 दे दो उसे। क्या करना है, समीकरण नंबर 1। अब आगे आपको करना क्या है, देखो गुरुत्वीय त्वरण, भाई देखो गुरुत्वीय त्वरण आप क्या लिखोगे, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी बराबर क्या होता है, देखो जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो अब आप क्या करोगे इसमें, अब आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे देखो ये है आपका g बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही तो है गुरुत्वीय त्वरण बराबर। हाँ तो देखो समीकरण 1 में इसका हम मान रख दे रहे हैं, तो मान रख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा देखो, ये देखो b के बराबर क्या है 2 जी एम अपॉन आर, इसके बराबर है। चलिए इसमें एक लाइन अभी और बढ़ा लो, पक्षांतर इसका करते हैं। तो इस ये हो जाएगा देखो जी आर बराबर सीधे क्या कर लोगे आप, जी एम, यहाँ पे हो जाएगा आपका जी एम और यहाँ पे बचेगा आपका आर, ये हो जाएगा। अब हम इसका मान क्या कर देंगे, इसका मान रख देंगे समीकरण 1 में। चलिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ आपका, ठीक है, ये अलग पोर्शन है, यहाँ पे कर दे रहे हैं। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में मान रखने पर आप लिखोगे बेटा कि समीकरण 1 में मान रखने पर, जब हम समीकरण 1 में मान रखेंगे तो आप समझो, देखो समीकरण 1 है आपकी b बराबर 2 जी एम अपॉन आर अंडर रूट में, ठीक, इसके बराबर है क्या b। अब यहां पे देखो आप जी आर है, क्या है, जी आर के बराबर क्या है, जी एम आर। तो हम क्या रख सकते हैं, हम बी ई के बराबर में बी ई बराबर क्या कर सकते हैं, जी आर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहां से 2 ले लेंगे। इतना देखिए, इतना देखो पोर्शन, ये भाई जी एम अपॉन आर, तो जी एम अपॉन आर किसके बराबर है, किसके बराबर है, बी इसके बराबर है, तो इसके बराबर में हम बी तो रख सकते हैं। तो हम सीधे सीधे लिख लेंगे भाई बी बराबर क्या लिख लेंगे, यहां से लेंगे 2 और यहां से क्या लेंगे जी आर, तो 2 जी आर, क्लियर, 2 जी आर कैपिटल आर। तो यही हमें फाइनली लेके आना था। तो इस प्रकार से देखिए हमने पूरा पलायन वेग का व्यंजक अच्छे से सीख लिया, ठीक, पूरा समझ में आ गया होगा। कहीं पे अगर डाउट है आपको, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को 1-2 बार आप अच्छे से देखिए। गारंटी लेता हूं इस बात की कि पूरा आपको जो डेरिवेशन है अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी बेटा आप किसी भी प्रकार की आपको समझने में। तो बेटे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए बेटे अगली जो हमारी हेडिंग है वो हेडिंग है अभिकेंद्र बल। तो आप समझोगे अभिकेंद्र बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल की परिभाषा क्या है। तो समझिए अभिकेंद्र बल को, देखो न्यूटन के गति के नियमानुसार, न्यूटन के गति के नियमानुसार किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए किसकी, जल की आवश्यकता होती है, जो त्वरण के समानुपाती तथा त्वरण की दिशा में ही होगा। अतः वह बल जो इस त्वरण को उत्पन्न करता है, अतः वह बल जो इस त्वरण को उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। यदि उस बल का द्रव्यमान m हो, यदि उस बल का द्रव्यमान क्या हो, m हो, तो बल बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुणे
त्वरण से, तो अभिकेंद्र बल बराबर हो जाएगा आपका द्रव्यमान गुणे त्रिज्या त्वरण, यानी m इंटू बी स्क्वायर अपॉन आर, इस प्रकार से mv स्क्वायर अपॉन आर। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, देखिए साइकिल सवार साइकिल चलाते समय घुमावदार पथ पर अंदर की ओर अभिकेंद्र बल के कारण ही झुकता है। तो भाई साइकिल चलाते समय साइकिल सवार जब घुमावदार कोई भी यानी पथ यानी इस प्रकार से किसी भी प्रकार के घुमावदार की ओर जब वो झुकता है, इधर से मान लो साइकिल चला रहा है, इस प्रकार से जब वो घूमेगा, ठीक है, अंदर की ओर, तो वो अभिकेंद्र बल के कारण ही झुकेगा। क्लियर? तो अभिकेंद्र बल भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। अभिकेंद्र बल, भाई न्यूटन के गति के नियमानुसार किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जो त्वरण के समानुपाती तथा त्वरण की दिशा में ही होगा। अतः वह बल जो त्वरण को उत्पन्न करता है अभिकेंद्र बल कहलाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तो बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी अभिकेंद्र बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्रिज्या त्वरण, यानी m इंटू बी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखोगे तो क्या बताने की कोशिश करोगे कि भाई साइकिल सवार है, साइकिल चलाते समय घुमावदार पथ पर अंदर की ओर अभिकेंद्र बल के कारण ही झुकता है। चलते हैं अगली हेडिंग्स हमारी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए बेटे अगली हेडिंग समझिए। अगली हेडिंग है हमारी वो है अपकेंद्र बल। अभी इससे पहले हमने जो हेडिंग पढ़ी थी वो था अभिकेंद्र बल, अब ये है अपकेंद्र बल। ठीक, तो अपकेंद्र बल को समझो न्यूटन के गति के नियमानुसार, तो ये भी न्यूटन के गति के अनुसार ही है। देखो कह रहा है जब भी कोई क्रिया होती है तो उसके समान तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। मैंने आपको जब न्यूटन का नियम बताया था तो भी मैंने ये कराया था, भाई जब भी कोई क्रिया होती है तो उसके समान तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया था कि बंदूक की गोली से जैसे बंदूक की गोली बाहर निकलती है तो उसी के समान और विपरीत दिशा में पीछे की ओर क्या लगता है, झटका लगता है। ठीक है, यानी क्रिया के बाद तुरंत बाद एक क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन की गति के अनुसार आप क्या बोलोगे, जब भी कोई क्रिया होती है तो उसके समान तथा विपरीत दिशा में एक क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। क्लियर? अतः जब एक बल mv स्क्वायर अपॉन आर उस वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, जो एक ऐसा बल और उत्पन्न हो जाता है, नहीं समझिए, तो एक ऐसा बल और उत्पन्न हो जाता है जो अभिकेंद्र बल के बराबर तथा विपरीत होता है, यह बल ही अपकेंद्र बल कहलाता है। तो आप समझने की कोशिश करो भाई अपकेंद्र बल क्या होता है। आप बोलोगे न्यूटन के गति के नियम के अनुसार जब भी कोई क्रिया होती है तो उसके समान तथा विपरीत दिशा में एक क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। अतः जब एक बल mv स्क्वायर अपॉन आर यानी उस वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है तो एक ऐसा बल और उत्पन्न हो जाता है जो अभिकेंद्र बल के बराबर तथा विपरीत होता है, यह बल ही अपकेंद्र बल कहलाता है। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा आएगा वो आएगा रेखीय वेग एवं कोणीय संवेग। नहीं, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में चाहे वो पलायन वाला क्वेश्चन हो, पलायन का मैंने आपको डेरिवेशन कराया, चाहे वो हो, चाहे आपका ये रेखीय और कोणीय वेग में संबंध हो, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पलायन वेग की चाहे परिभाषा पूछे, चाहे पलायन वेग का व्यंजक पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, अच्छे से आपको समझ में आएगा। 2 से 3 बार वीडियो को आप देखो, पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। देखिए आपको अगर मुझसे जुड़ना है, मेरे व्हाट्सअप नंबर है देखिए 8650415957। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करा दिया जाएगा। इसके बाद आपको चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बेटे अब चलते हैं हम आगे की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए, तो बेटा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। तो सबसे पहले हम रेखीय वेग और कोणीय वेग की थोड़ी सी नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसे अगर मैं कहूँ ये बिंदु ए है, ठीक, इसमें क्या है, मान लो ए बिंदु से ये 1 सेकंड में कितने, 1 सेकंड में मान लो 2 मीटर चला, कितने, 2 मीटर, और फिर 1 सेकंड में कितना, फिर 2 मीटर चला, और फिर 1 सेकंड में कितने, 2 मीटर चला, यानी समान गति से। ठीक है, समान गति से चल रहा है।
तो देखो क्या होगा, यानी वेग आपका कितना हो जाएगा, ये वेग बराबर हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि भाई 1 सेकेंड में कितना चल रहा है, 1 सेकेंड में 2 मिनट, 1 सेकेंड में 2 मिनट, यानी बिंदु यहां से कितना चला, कितना 1 सेकेंड में 2 मिनट, 1 सेकेंड में 2 मीटर चला, फिर 1 सेकेंड में 2 मीटर, और फिर 1 सेकेंड में 2 मीटर। कुल मिला के ये क्या कहलाएगा, वेग, यानी वेग कितना हुआ, रेखीय वेग 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि इसी को हम क्या कहेंगे, इसी वेग को हम क्या कहेंगे, जो वेग है ये, इसी को हम बोलेंगे रेखीय वेग, रेखीय वेग। क्लियर। अब समझते हैं हम थोड़ा सा कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या है, देखिए कोणीय वेग में क्या होगा भाई, वृत्ताकार पथ पे कार्य करेगा ये, ठीक। मान लो कोई बिंदु इसमें सेंटर में है, बिंदु कोई, और ये देखिए ये ए बिंदु है, और यहां से कोई रस्सी है, और वो रस्सी पकड़ के इस चारों तरफ वृत्ताकार पथ में क्या है, वो घुमाने की कोशिश करता है। अब मान लो कोई ए से, ये बिंदु ए है, और इस बिंदु ए से कोई बी तक, कितने, बी तक, यानी 1 सेकेंड में कितना, मान लो 1 सेकेंड में 20 डिग्री घूमता है, कितना, 20 डिग्री घूम रहा है। और इसके बाद फिर ये कितना, 1 सेकेंड में फिर से ये कितना घूमेगा, 20 डिग्री, और फिर ये इतना ही, यानी ये घट भी बढ़ भी सकता है। और मैंने तो चलो समान ले लिया, ठीक है। वैसे ये रेडियन में नापा जाता है, अगर आपको बताएं तो ये कोणीय संवेग जो होता है वो रेडियन में नापा जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, डिग्री मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो आपका वृत्तीय गति, यानी जो चक्कर लग रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, कोणीय वेग। यानी ये देखिए कोण बनाया गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चारों तरफ चलेगा। अब हम बेटा जब हम समझेंगे रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, तो और आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगले समझते हैं अब हम। चलिए बेटे, अब आपको करना क्या है, देखो आपको एक डायग्राम बनाना है इस तरह से गोल। सपोज दैट ये पृथ्वी है, ठीक, ये आपका केंद्र है, केंद्र बिंदु ओ है, ओ बता दिया। यहां से ये लाइनिंग खींच दो आप, ये पिंड, कोई पिंड ए है, क्लियर। और जो यहां से यहां तक की जो वो है त्रिज्या, ये आपकी कैपिटल आर है, ठीक। अब ये बिंदु आपका बी है, क्या कह दिया हमने, बी है। और ये जो कोण बना, इसको हमने बोल दिया बेटा डेल्टा थीटा। क्या बोल दिया इसे हमने, डेल्टा थीटा। अब समझो, देखो ये कोई भी कण है, ठीक है, क्या है, यहां पे एक कण है, सपोज दैट। अब ये देखिए जब यहां से और यहां जब ये चलेगा, क्या है, यहां से यहां जब चलेगा, तो चलने के लिए मतलब छोटा समय यानी कम समय में चलेगा, तो कम समय में चलेगा तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो डेल्टा टी से हम बोल सकते हैं, क्या, डेल्टा टी, ठीक। और विस्थापन क्या हो जाएगा इसमें, वो डेल्टा आर हो जाएगा। आप आगे से इसमें समझिए, देखो आपको लिखना क्या है, लिखिए तब आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर। हम लिख रहे हैं बेटा, माना कि एक कण ओ केंद्र, एक कण ओ केंद्र तथा त्रिज्या आर के वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है। तो आपने क्या समझा कि माना एक कण ओ केंद्र तथा त्रिज्या आर के वृत्तीय मार्ग पर, यानी वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। तो लिखोगे आप, तो कण का कोणीय वेग, कण का कोणीय वेग, इससे हम काय से प्रदर्शित करेंगे, ओमेगा से। ये क्या है, ओमेगा है, ओमेगा है। तो आगे लिखोगे आप, कण दिखाई दे रहा है बेटा आपको, हाँ मैं इधर भी बड़ा दे रहा हूं, यहां से लिखता हूं, अब आपको दिखाई दे रहा है, सही है। कण, आगे लिखोगे आप, कण
डेल्टा टी, यानी कम समय छोटा समय की बात हो रही है। ये देखिए मैंने आपको बताया डेल्टा टी। डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में रेखीय विस्थापन, क्या बेटा, रेखीय विस्थापन, यानी जो रेखीय विस्थापन है ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा डेल्टा आर है। ठीक है, आगे तथा कोणीय विस्थापन, तथा कोणीय विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, ये डेल्टा थीटा। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा है। अब आप थोड़ा सा पहले इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। देखो हमारा जो क्वेश्चन था वो था रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। तो आपने माना भाई, माना कि एक कण ओ केंद्र, एक कण क्या है भाई, ओ केंद्र तथा त्रिज्या आर के, तथा देखो ये त्रिज्या आर के वृत्तीय मार्ग पर क्या कर रहा है, घूम रहा है, वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। तो कण का जो कोणीय वेग है, ठीक है, तो कण का कोणीय वेग है, कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित कर रहे हैं, ओमेगा है। यानी कण डेल्टा टी समय में, जो कण है ये डेल्टा टी यानी कम समय में, छोटा समय है तो हम इसे टी, डेल्टा टी बोल दे रहे हैं, कम समय के लिए डेल्टा टी बोला जाता है। ठीक है, तो कम समय में कण डेल्टा टी समय में रेखीय विस्थापन, यानी जो रेखीय इसका जो विस्थापन है, ठीक है, चली गई दूरी, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं भाई, डेल्टा आर है। तथा कोणीय विस्थापन जो है, सॉरी ये कोणीय विस्थापन नहीं, ये रेखीय विस्थापन है। ये जो रेखीय विस्थापन है ये डेल्टा आर है, लेकिन जो कोणीय विस्थापन है ये डेल्टा थीटा है। अब आप समझिए, देखो आपको अब पता होगा बेटा रेखीय वेग बराबर क्या होता है, रेखीय वेग, तो रेखीय वेग बराबर होता है रेखीय विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या होता है, रेखीय वेग बटे समयांतराल, समयांतराल लिख दो, समयांतर। क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए भाई जो रेखीय वेग है इसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं, बी से, काय से, बी से। रेखीय वेग नहीं, अब यहां पे करोगे विस्थापन, रेखीय विस्थापन, ठीक। और रेखीय विस्थापन को किससे हम, रेखीय विस्थापन को देखो, रेखीय विस्थापन है ये डेल्टा आर, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, डेल्टा आर। समय अंतराल की जगह कितना, क्या लिख देंगे, डेल्टा टी। क्लियर। इसे हम कह दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। अब हम आगे समझेंगे भाई कोणीय वेग, क्या समझेंगे, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन, क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन अपॉन समयांतर, ये हो जाएगा। अब जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग को हम प्रदर्शित किससे करते हैं बेटा, ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, देखो कोणीय विस्थापन क्या है, कोणीय विस्थापन है डेल्टा थीटा, तो इसकी जगह डेल्टा थीटा कर लो, और समयांतराल है तो डेल्टा टी कर लो। इसे हम कर दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। क्या कर दे रहे हैं, समीकरण नंबर 2। तो आपके यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। देखो माना किसकी एक कण ओ केंद्र है, ओ केंद्र है, ठीक है, तथा त्रिज्या आर के वृत्तीय मार्ग पर, ये आपकी त्रिज्या आर है, इसके क्या है, वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है। तो कण का जो कोणीय वेग यानी ओमेगा है, डब्ल्यू से हम प्रदर्शित करते हैं, तथा कण है वो टी समय में, डेल्टा टी समय में, तो ये कण जो है वो डेल्टा टी समय में यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। डेल्टा टी समय में रेखीय विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा आर है, तथा कोणीय विस्थापन है, जो कोणीय विस्थापन है ये कोण जो बढ़ रहा है ये क्या है, डेल्टा थीटा है। तो रेखीय वेग बराबर होता है रेखीय विस्थापन अपॉन समय अंतराल। रेखीय वेग को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, और रेखीय जो विस्थापन है, तो रेखीय विस्थापन क्या है आपका भाई, ये डेल्टा आर है, तो डेल्टा आर हो जाएगा। इसके बाद समय अंतराल है तो डेल्टा टी, ये डेल्टा टी हो गया। नेक्स्ट है कोणीय वेग, ठीक, कोणीय यानी कम समय में ये पहुंच रहा है ना, तो अल्प समय में जब यहां से यहां तक पहुंच रहा है, कोई भी चीज पहुंच रही है, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से वृत्तीकार कक्षा में चक्कर लगा ही रहा है ये, तो ये कम समय के लिए हम लिखते हैं क्या, डेल्टा,
ठीक है। तो कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन अपान समय अंतराल। अब कोणीय जो विस्थापन है वो कोणीय विस्थापन क्या है, डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा रख दिया, समय अंतराल के बाद डेल्टा टी, तो डेल्टा टी। समीकरण 1 बन गई, समीकरण 2 बन गई। अब चलते हैं आगे की ओर। अब बेटा थोड़ा सा बोर्ड है वो रब करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है भाई, जो समीकरण आपकी 1 है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दो। समीकरण 1 क्या है आपकी, ये है, तो b बटे क्या हो जाएगा भाई, ओमेगा बराबर, समीकरण 1 आपकी क्या है, ये है डेल्टा आर बराबर अपॉन डेल्टा टी, तो आप यहाँ पे लिखोगे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक। जब आप भाग दोगे तो अपॉन में ये लिखोगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा टी जब अपॉन में रखोगे तो कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा, ये कर सकते हो। अब यहाँ पे जो कट रहा है वो काट दो, डेल्टा टी से डेल्टा टी आपकी कट रही है, तो b बटे क्या बचा, ओमेगा, और ऊपर बचा डेल्टा आर, तो नीचे बचा आपका क्या, डेल्टा थीटा, ठीक है। अब देखो आप, एक बात आपको पता होनी चाहिए भाई, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप, चाप बट्टे त्रिज्या होती है, चाप बटे त्रिज्या ये होती है, ठीक। अब आपने, मैंने जो आपको पहले डायग्राम बताया था वो डायग्राम फिर से मुझे बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। यहाँ पे समझो ये केंद्र O था, ठीक, और ये त्रिज्या R थी, ये केंद्र आपका O था, यही तो था, A बिंदु और B बिंदु, ये जो चाप थी, ठीक, जिस पे ये घूम रहा था, वृत्तीय गति कर रहा था, रेखीय गति कर रहा था, वो क्या था, डेल्टा आर, ठीक, और जो समय चल रहा था वो क्या था, डेल्टा टी। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश ये करूंगा, देखिए भाई, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, और चाप क्या है आपकी, डेल्टा आर, और त्रिज्या तो वही आर। तो कहने का मतलब मेरे ये है, जब भाई कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है, तो जो डेल्टा थीटा है ये आपका डेल्टा थीटा है, ठीक। तो ये कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, तो चाप क्या है, डेल्टा आर, तो हम डेल्टा आर बटे कैपिटल आर इन त्रिज्या लिख सकते हैं भाई, त्रिज्या तो त्रिज्या है और चाप क्या है, डेल्टा आर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा की जगह हम लिख सकते हैं इसकी जगह डेल्टा आर बटे आर। तो आगे समझिए, तो देखो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, W, वो सॉरी ओमेगा, W मैंने बोल दिया, ये ओमेगा है, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर, और ये डेल्टा आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। अब आप ये काट सकते हो, काट दिया तो क्या हो जाएगा आपका, b बटे ओमेगा बराबर 1/1/r, ये हो जाएगा। चलिए इस एक लाइन और आपकी रफ कर देते हैं, आगे समझिए आप, बिल्कुल लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। और अगर आपको वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चलिए आगे हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका बेटा b बटे ओमेगा और बराबर हो जाएगा आपका r, ये लेस हो जाएगा। तो ये अब क्या हो जाएगा, देखिए b जब बाहर निकालोगे तो b बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ पे ओमेगा इंटू r। तो ये आपको लाना था, फाइनली ये आपका सिद्ध हो गया, यानी जो आपका व्यंजक था, जो आपका संबंध था वो हो गया, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेटा हम अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिए, लगातार देखोगे तो अच्छे से पूरा चैप्टर आपके मस्तिष्क में छप जाएगा, फिर आपको एग्जाम तक कोई भी समस्या नहीं होने वाली। अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो नेक्स्ट क्या है। चलिए बेटे, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आंकिक क्वेश्चन। अब हम इस चैप्टर के आंकिक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 1 मीटर की रस्सी से बांधकर 10 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घुमाया जाता है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन बन गए एक ही में। तो क्या पूछ रहा है, इससे आप कोणीय वेग निकालिए, रेखीय वेग निकालना है, अभिकेंद्र बल निकालना है, यानी 3 आंसर आपको चाहिए, कोणीय वेग निकालना है, रेखीय वेग और अभिकेंद्र बल। तो बेटा करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। अब सॉल्व करने से पहले आपको यह पता करना होगा
कि भाई गिवन वैल्यू क्या है, इसमें दे क्या रखा है। तो इसमें देखो 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी इसका मतलब है इसने m दे दिया, कितना दिया है 0.5 किलोग्राम का एक पत्थर 1 मीटर की रस्सी से बांधकर 10 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घुमाया जाता है। यानी त्रिज्या, इसका मतलब r इसने दे दिया 1 मीटर। ठीक, अगर मैं 1 मीटर दे दिया, इसके बाद आवृत्ति आपको पता करना होगी। आवृत्ति को हम प्रदर्शित करते हैं n से, यानी वही चक्कर कितने हैं, 10 चक्कर प्रति सेकंड। कितने हैं बेटा, 10 चक्कर प्रति सेकंड, ये दे रखा है। गिवन वैल्यू आपकी पता चल गई, आपको m दिया है, r दिया है, n दिया है। अब देखो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है भाई कोणीय वेग, क्या कह रहा है, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर जो सूत्र होता है, कोणीय वेग को हम प्रदर्शित करते हैं, आपको पता है अभी ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n। क्या होता है, 2 पाई n, यानी 2 की जगह तो 2 और पाई की जगह आप पाई ही रहने दो, कोई भी टेंशन नहीं है, मान लगाओगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। और n की जगह कितना है आपका 10, तो 10 दूनी कितना हुआ 20 पाई। ठीक है, कोणीय वेग है तो काय में आएगा, रेडियन पर सेकंड में। ये आ गया आपका रेडियन पर सेकंड। तो देखो कितने आराम से कोणीय वेग हमारा निकल गया। कोणीय वेग बराबर 2 पाई n होता है, हमने वैल्यू पुट करी और 20 पाई रेडियन पर सेकंड आपका आंसर आ गया। अब सेकंड पॉइंट, जो सेकंड निकलवा रहा था वो निकलवा रहा था रेखीय वेग। क्या निकलवा रहा है, रेखीय वेग। अब रेखीय वेग, यानी रेखीय वेग को हम प्रदर्शित करते हैं v से। तो रेखीय वेग बराबर क्या होता है, रेखीय वेग बराबर होता है r इंटू ओमेगा, r इंटू ओमेगा। अब r आपको पता है कितना है, r कितना है 1 मीटर, तो 1 रख दो। ओमेगा की वैल्यू हमने अभी निकाली है 20 पाई, तो आप इसकी जगह रख सकते हो 20 पाई, और 20 एकम कितना हुआ, 20 एकम कितना हुआ 20, तो 20 पाई। देखिए बिल्कुल स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए अच्छे से। फास्ट पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, आपके समझ में नहीं आएगा तो वीडियो बनाने से कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए मैं स्लो आपको करा रहा हूं। तो 20 पाई मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आएगा। क्लियर। अब देखो थर्ड पॉइंट इसमें निकलवा रहा है बेटा कि अभिकेंद्र बल। क्या निकलवा रहा है इसमें, अभिकेंद्र बल। ठीक, अब अभिकेंद्र जाहिर सी बात है बल है, तो क्या है, कैसे प्रदर्शित करेंगे हम, F से, यानी फोर्स क्या होता है, बल होता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका सूत्र, mv² अपॉन क्या होता है r, आपको पता है इसका। तो m कितना है आप चेक कर लो, m है आपका 0.5, तो आप यहाँ रख दो 0.5 इंटू b आपने निकाली है, b बराबर कितना आया है 20 पाई, तो यहाँ पे रख दो आप 20 पाई, और r कितना है, r आपका दे रखा है 1, तो आप 1 रख दो। ये b² है तो इसका आप होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.5, और बीसम कितना होता है भाई 400 पाई स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, ये 400 है, ध्यान रखना आप, फिर से लिख दे रहा हूं 400 पाई स्क्वायर। तो देखो आप क्या करोगे, अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 जीरो तो आने हैं। ठीक, 4 पंजे कितना हुआ भाई 20 हुआ। अब आप देखोगे एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, और ये आगे चल रहा है पाई स्क्वायर, आगे क्या चल रहा है पाई स्क्वायर, 1 से भाग दोगे तो इतना ही आएगा, कितना 200 पाई स्क्वायर। अब बल है तो बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, ये क्या में आएगा न्यूटन में। तो बेटा आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से तैयारी अपनी कर सके। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो कह रहा है भाई 2 मीटर लंबी रस्सी से 1.2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को बांधकर 5 मीटर पर सेकेंड के रेखीय वेग से घुमाया जाता है। पत्थर का कोणीय वेग तथा उसका अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, पत्थर का कोणीय वेग और उसका अभिकेंद्र
बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा भाई गिवन वैल्यू क्या है, दे क्या रखा है। तो 2 मीटर लंबी रस्सी से 1.2 किलोग्राम द्रव्यमान, जाहिर सी बात है इसमें क्या दे रखा है, एम दिया है 1.2 किलोग्राम। ठीक, इसके बाद आर, तो आर बराबर इसने दिया है 2 मीटर। इसके बाद देखते हैं, और बांधकर 5 मीटर पर सेकंड के रेखीय वेग से घुमाया जाता है। इसका मतलब इसने दे रखा है अभी वेग, तो वेग कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो एम दिया है, आर दिया है, बी दिया है। अब हमें क्या निकालना है, देखो एक सूत्र आपको पता है भाई, बी बराबर होता है आर ओमेगा। ठीक है, कोणीय वेग है ये ओमेगा से। ठीक, अब हमें निकालना है इसमें से कोणीय वेग। जब हम यहां से कोणीय वेग निकालेंगे तो हम ओमेगा को कहां कर लेंगे, बाहर लेंगे। इस ओमेगा को हम जब बाहर लेंगे तो इसके साथ की वैल्यू कहां चली जाएगी, नीचे। तो नीचे आर जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगी, बी। क्लियर। अब आप वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू कितनी है 5 और आर की वैल्यू कितनी है, देखो 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 2 पंजे 5, 2 पंजे 10। अब जो कोणीय वेग है तो काय में आएगा, आपका रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड। यहां चौंकना मत, 5 का आधा 2.5 हुआ तो 2.5 तो आएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगला आगे क्या कह रहा है भाई, अभिकेंद्र बल। तो आप निकालोगे पत्थर पर अभिकेंद्र बल F, अभिकेंद्र बल F बराबर क्या होता है, बराबर होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो देखो एम की वैल्यू कितनी है, 1.2 दिया है, 1.2 इंटू आर, तो आर कितना है 2 मीटर, इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये 2.5, ओमेगा स्क्वायर है तो इसका कर दो होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 2 और ये चलिए 12 दूनी 24 कर लो डायरेक्ट, 24, 12 दूनी कितना 24, एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगाओ एक अंक के बाद, और 25 25 कितना होता है 625, और 625 में 2 अंक के बाद क्या चला जाएगा, पॉइंट चला जाएगा। अब 2.4 इंटू 6.25 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा पूरा आपको 15, ठीक है, कितना 15। अब अभिकेंद्र बल है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो क्या आ जाएगा 15 न्यूटन। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है देखो आपका, वो है भी एक कण 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर प्रति सेकंड, कितना प्रति सेकंड 4 चक्कर लगाता है, तो कण में उत्पन्न अभिकेंद्र त्वरण की गणना कीजिए। तो चलिए बेटे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं है। देखो एक कण 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के, जाहिर सी बात है भाई आर बराबर कितने दिया है इसने 20 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना दिया है हमारे लिए 20 सेंटीमीटर। अगर मैं इस सेंटीमीटर के बनाऊं मीटर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.2 मीटर। क्लियर। एन कितने चक्कर प्रति सेकंड, कितने चक्कर 4 चक्कर, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और इसी प्रकार से अभी मैंने एक सूत्र लगाया था आपको, देखो ओमेगा बराबर मैंने आपको बताया था ओमेगा बराबर 2 पाई एन, तो यहां पे क्या लगाओगे ओमेगा बराबर 2 पाई एन, यानी 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई और एन की जगह कितना 4, 4 दूनी 8 पाई, ये 8 पाई काय में आएगा रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में। कोणीय वेग हमेशा रेडियन पर सेकंड में ही आएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं अभिकेंद्र त्वरण की। तो अभिकेंद्र त्वरण बराबर होता है बेटा बी स्क्वायर अपॉन आर, क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन आर, और बी स्क्वायर अपॉन आर होता है तो ये हो जाता है आर ओमेगा अपॉन आर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और फाइनली ये हो जाएगा, देखिए अब आप क्या करोगे, इसके आर से एक आर से आप एक आर काट दोगे, एक आर से एक आर जब काटोगे तो देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये ध्यान रखना,
तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक आर से एक आर काटोगे तो आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा भाई। एक आर से एक आर काटोगे, ये आर का स्क्वायर है, जैसे मैं कहूं आर इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर तभी तो होगा जब दो आर होंगे, और नीचे एक आर है तो नीचे वाले से एक आर से ये आर काट दोगे तो भाई यहाँ तो आर बचा, तो हाँ बिल्कुल आर बचा, और ये ओमेगा का स्क्वायर तो ये बचेगा। ठीक, तो अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो आर की वैल्यू कितनी है, 0.2 है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है, ओमेगा देखो 8 पाई आई है, कितना आई है 8 पाई। ठीक, और इसका क्या है होल स्क्वायर, तो 8 पाई का क्या करोगे आप, इसका होल स्क्वायर, तो सीधे सीधे लिख दोगे 0.2 इंटू 8, इसका पाई का मान कितना 3.14 इंटू 3.14। क्लियर, जब इसकी सबकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 126.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है, ये चैप्टर नंबर 7 आज कंप्लीट हो गया। तो बेटे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे।